हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। तो नेटवर्क थ्योरी में अपने आगे के एमसीक्यूज की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो इट शोज सेम प्रॉपर्टी एज ए करंट सोर्स एलोन। अब ये होता कैसे है, यदि मान के चलो आइडियल वोल्टेज सोर्स हमने ये ले लिया है और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तभी आइडियल होगा, उसी केस में आइडियल होगा। और यदि हम करंट सोर्स की बात करें, करंट सोर्स को हम इसके सीरीज में लेंगे हम, तो ये हमने यहाँ पे जो है करंट सोर्स को ले लिया है और इसके पैरेलल को हमने ओपन सर्किट कर रखा है। कुछ इस तरीके से ये दोनों सीरीज में हैं। तो ये जो ओवरऑल ट्रीट करेगा इसमें केवल इफेक्टिव रहेगा वो करंट सोर्स ही रहेगा, क्योंकि सीरीज सर्किट के केस में हमेशा करंट केस डोमिनेट करता है, करंट सोर्स डोमिनेट करता है, और पैरेलल के केस में हमेशा जो है वोल्टेज सोर्स डोमिनेट करता है, वोल्टेज सोर्स डोमिनेट करता है। यदि हम इनको बोलें कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स को हम पैरेलली कनेक्ट करें तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्ट करेगा, तो पैरेलल वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया, केवल वोल्टेज अकेला रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जीरो हमने कंसीडर कर लिया, शॉर्ट सर्किट हमने कंसीडर कर लिया है, और इसी के पैरेलल में हम कनेक्ट कर रहे हैं कौन सा, करंट सोर्स। तो यदि हम इनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो इनमें जो इफेक्टिव जो कॉम्बिनेशन माना जाएगा वो केवल रिस्पॉन्सिबल जो इफेक्टिव रहेगा वो रहेगा केवल वोल्टेज सोर्स, केवल वोल्टेज सोर्स रहेगा। तो सीरीज की बात आएगी जब भी करंट और वोल्टेज आइडियल हम दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये सेम एज करंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे, और यदि हम इनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमें नेटवर्क एक दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि हमें आर की ऐसी वैल्यू को फाइंड करना है जिससे कि जो करंट है रेजिस्टेंस के थ्रू वो जीरो हो जाए। तो ये कब पॉसिबल है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चलेंगे हम। तो ये 10 वोल्ट का 10 वोल्ट हो गया और ये आर का आर हो गया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है कोई। इसके बाद यदि इन दोनों करंट सोर्स को हम ऐड कर दें तो ओवरऑल जो करंट सोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3+2 दैट इज 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट सोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम आर की कौन सी वैल्यू कंसिडर करें जिससे कि इसमें से जो करंट फ्लो हो वो जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आर बराबर में 2 पुट करेंगे, आर बराबर में 2 पुट करेंगे, और आर बराबर में 2 पुट करने के बाद इस करंट सोर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे वोल्टेज सोर्स में। तो कुछ इस तरीके से सर्किट होगा, 10 वोल्ट, इसके बाद ये आर 2 ओम वाला है ये सीरीज में आ जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, वो 10 वोल्ट का हो जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे यहां भी 10 है यहां भी 10 है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। तो यही हमसे पूछा गया है कि आर की कौन सी वैल्यू के लिए करंट इसमें से जीरो हो जाएगी, तो आर की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तभी इसमें से करंट की वैल्यू जीरो होगी। तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट है, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इट रिप्रेजेंट ऑलवेज आरएमएस वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को शो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक साइन वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ कितनी है, 50 हर्ट्ज गिवन है हमें, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेडियन पर सेकंड में। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बात कर रहे हैं अपन, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई इंटू एफ, और इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है। तो 2 पाई की यूनिट रेडियन हो गई, इसके बाद एफ को हम 1/t भी लिख सकते हैं, तो रेडियन अपॉन सेकंड आ जाता है इसका। तो ओमेगा बराबर में 2 पाई, एफ की वैल्यू की बात करें दैट इज इक्वल टू 50, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू पाई। ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 100 पाई। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि वॉट के सेम कौन सा इसमें से यूनिट नहीं है। वॉट यानी पावर बराबर में वॉट, पावर की यूनिट वॉट होती है। तो देखो पावर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पावर बराबर में जूल पर सेकंड हो सकता है इसकी यूनिट, इक्वल टू मतलब इसको बेसिकली ये तो हमने यूनिट में लिख दिया, लेकिन हम इसको
दूसरे तरीके से देखेंगे, पावर दैट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकंड हो गया इसका यूनिट, केवल यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। इसके बाद पावर बराबर में क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है, बराबर में आई स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है, बराबर में वी इंटू आई हो जाता है। तो इसमें से हम देखेंगे तो इसमें इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, वोल्ट स्क्वायर बटे ओम, इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, और इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो इस तरीके से देखेंगे। तो देखो जूल पर सेकंड ही पावर की यूनिट है, और यदि हम बात करें एम्पियर स्क्वायर ओम, ये भी हमारे पावर की यूनिट है। यदि हम बात करें वोल्ट स्क्वायर पर ओम की, ये भी हमारी पावर की यूनिट है। वोल्ट इंटू एम्पियर होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वोल्ट अपॉन एम्पियर है, तो ये पावर की यूनिट नहीं है। और हमसे यही पूछा गया था कि पावर के बराबर कौन सी चीज नहीं है, वॉट के बराबर कौन सी चीज नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 मेगा ओम क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 1 मेगा ओम रिप्रेजेंट करता है 10 टू द पावर 6 ओम को। 10 टू द पावर 3 करेगा किलो ओम को रिप्रेजेंट, 10 टू द पावर 6 करेगा मेगा ओम को रिप्रेजेंट, ठीक है। इसी तरीके से चलता रहता है। और 10 टू द पावर -3 करता है मिली ओम को रिप्रेजेंट, और 10 टू द पावर -6 रिप्रेजेंट करेगा माइक्रो ओम को, ठीक है ना, माइक्रो ओम को। इस तरीके 10 टू द पावर -9 रिप्रेजेंट करेगा पिको ओम को। इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ट्रू। यानी कि जो विद्युत विभव है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, हमसे पूछा गया है। वोल्टेज डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नहीं। वोल्टेज को करंट टू फ्लो, यस। हमेशा वोल्टेज ही रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो कराने के लिए। किसी भी डिवाइस में यदि आप वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो उसमें मिली, माइक्रो या कुछ एम्पियर्स में करंट हमेशा फ्लो करेगा। तो वोल्टेज कॉजेज करंट टू फ्लो। अगला क्वेश्चन है 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, मास, ठीक है ना, इसके बाद लेंथ, इसके बाद टाइम हो गया हमारा, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारा, इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया हमारा जिसकी यूनिट मोल होती है, इसकी यूनिट एम्पियर है, इसकी यूनिट सेकेंड्स है, इसकी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट किलोग्राम है। 5 यूनिट हुई हैं अभी, ठीक है ना। इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, एक लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, इसकी यूनिट क्या है, कैंडेला है। इसके बाद बच क्या रहा है इसमें, टेम्परेचर बच रहा है आई थिंक, हाँ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन है। तो इस तरीके से 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट है, 2 3 4 5 और छठा ये है और 7वां ये है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो मास, लेंथ और टाइम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसमें से फोर्स नहीं है, इसमें से प्रेशर और हाइट नहीं है, इसमें से मोमेंटम और फोर्स और वॉल्यूम, इसमें तो तीनों ही नहीं है, ठीक है ना। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 ओम की रेजिस्टेंस को 10 रेजिस्टेंस को हम पैरेलली कनेक्ट करें, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला है आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू आर अपॉन एन। यानी कि यदि सेम रेजिस्टेंस हो और उनको पैरेलली हम एक कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम रेजिस्टेंस को, तो उसके लिए यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आर इक्विवेलेंट। आर का वैल्यू 10 ओम है और एन हम 10 ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10 ही नंबर की रेजिस्टेंस हम 10 नंबर ही रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक 10 वोल्ट का डीसी सोर्स है, इसको इंडक्टर से थ्रू कनेक्ट किया गया है एक लॉन्ग पीरियड के लिए। तो ये एक्ट किस तरीके से करेगा, जो इंडक्टर है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो देखो लॉन्ग पीरियड के लिए हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो V बराबर में L di अपॉन dt। तो लॉन्ग पीरियड यानी कि t की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, तो V बराबर में 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जगह हम इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0, दैट इज इट ट्रीट्स एज अ शॉर्ट सर्किट, इट ट्रीट एज अ शॉर्ट सर्किट। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी इन यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय ए हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट बाय ऑपरेटिंग इट
फॉर ए पीरियड ऑफ 2 आवर, यानी कि 1000 वॉट और 2 आवर के लिए यू ऑपरेट हो रहा है। तो बताना है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड करेगा, तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा, पावर 1000 इंटू टाइम कितना है, 2 आवर है। ठीक है ना, ये वॉट में है, ये आवर में है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे यूनिट्स में हमको ले जाना है। 1 यूनिट बराबर में कितनी होती है, 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में हमको ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2000 वाट आवर आ गया। इसको किलोवाट आवर में ले जाने के लिए 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोवाट आवर। इसका आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। और यूनिट 2 किलोवाट आवर बराबर में इसको हम 2 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज V है, मान लेते हैं कोई वोल्टेज V है, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस यूज करेंगे। एट नोड V, तो V माइनस 6/6 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पे। V माइनस 6/1 माइनस यहाँ पे सॉरी प्लस रहेगा, V/6 हो जाएगा। और ये इनकमिंग करंट है तो इसको हम माइनस कर देंगे, -1 दैट इज इक्वल टू 0। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6V माइनस 36 प्लस V माइनस 6 बराबर में 0। तो 7V दैट इज इक्वल टू 36 में 6 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, यानी कि 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो V बराबर में 6 आ गया। तो V का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 ओम आ रहा है, दैट इज ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, यानी कि VP Q हमें बताना है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है ऑलरेडी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है फिगर। इसमें हम क्या करते हैं, इसको वोल्टेज VP मान लेते हैं, इस नोड पे वोल्टेज VQ मान लेते हैं। ठीक है ना, तो एट नोड P, तो P नोड पे हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये तो अर्थ से कनेक्ट है, ग्राउंड है यहाँ पे। तो VP अपॉन 8 हो गया, प्लस इसमें यहाँ का वोल्टेज क्या है, +10 है, तो प्लस VP -10/2। ठीक है ना, -10/2 ये हो गया। और यहाँ पे आउटगोइंग करंट है तो प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज VP 4VP -40 प्लस 16 इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो 5VP दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो 24 हमने उस साइड, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो VP बराबर में 24/5। यदि हम सेम तरीके से एट नोड Q पर हम देखें, तो Q के केस में क्या होगा, ये इनकमिंग करंट हो जाएगी इसके लिए, तो माइनस का 2 हो जाएगा इनकमिंग करंट, प्लस V -10/4 ये हो जाएगा, प्लस V/6 दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 दूनी 24 हो गया, प्लस 3V -30 हो गया, प्लस 2V इक्वल टू 0 हो गया। 3 और 2 5, तो 5V बराबर में 24 और 30 को हम जोड़ेंगे तो फाइनली हमें 54 मिलेगा। 54 और दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो V बराबर में क्या हो गया, 54/5 हो गया। और ये क्या है, ये VQ है। तो VPQ हमको चाहिए है, तो VPQ बराबर में क्या होगा, VP माइनस VQ। तो VP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24/5 है, और माइनस VP की वैल्यू, VQ की वैल्यू कितनी है, 54/5 है। तो 5 का 5 एलसीएम रहेगा, और 54 में से माइनस करेंगे हम 24 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 का 0 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, और माइनस का साइन लग जाएगा। तो VPQ बराबर में क्या आ गया, 5 और 6, 5 से 6 बार कटेगा तो माइनस का 6 वोल्ट आएगा, माइनस का 6 वोल्ट। तो VPQ दैट इज इक्वल टू माइनस का 6 वोल्ट। जहां पर ये लिखा होगा वो हमारा सही आंसर होगा, उसको टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से फैक्टर पे वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड करता है। जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये डिपेंड करता है, हाँ, अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है बेसिकली, दैट इज I × R। तो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का किसी भी, और उसमें से फ्लो होने वाली जो करंट है, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि
जो ओम है वो किसकी यूनिट है, तो ये सरल क्वेश्चन है, ये तो रेजिस्टेंस की यूनिट है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें करंट के केस में तो इसकी यूनिट एम्पियर है, इसकी यूनिट वोल्ट है, तो सरल सरल है, इसकी यूनिट ओम है, कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, मैं बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सर्किट के लिए सही होगा। ठीक है, द वोल्टेज V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं ये पैरेलली कनेक्टेड हैं। द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नहीं ये सीरीज में कनेक्टेड हैं दोनों। द वोल्टेज सोर्स V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यस ये दोनों क्या है, सेम ही पोटेंशियल पर है, कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कंसीडर कर सकते हैं अपन। द रेजिस्टेंस R1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नहीं ये भी कथन गलत है। तो सही कथन पूछा था तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो वोल्टेज सोर्स V1 और V2 है ये पैरेलली कनेक्टेड हैं। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो रेशियो बताना है, रेजिस्टेंस का इतना इतना है, तो करंट का रेशियो कितना होगा, द करंट इन R1 इज टू R2 विल बी इक्वल टू। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, पैरेलल कनेक्शन है तो I बराबर में V बाई आर, ठीक है, ये यहाँ से तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि I1 इज टू I2 अगर हम करेंगे ना तो हमें R2 इज टू R1 लेना पड़ेगा, इस तरीके से आएगा, ये रिवर्स है ना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यदि हम देखें, जो हमें रेजिस्टेंस का रेशियो देखने को मिल रहा है वो कितना है, R1 इज टू R2 बराबर में कितना है, 4:1 है। तो यदि हम I1 इज टू I2 लिखेंगे, है ना, करंट का रेशियो लिखेंगे, I1 इज टू I2 हम लिखेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, R2 इज टू R1, यानी कि I1 के लिए R2 आ जाएगा और I2 के लिए R1 आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है। जैसे I1 के लिए यहाँ पे देखो, I1 के लिए पहले नंबर पे R2 आया और I2 के लिए R1 आया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा, तो R1 R2 4:1 है ना, ये 1 है, 4:1 है, तो R2 इज टू R1 क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम अगर वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं तो द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर, तो इनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है ना। जब भी हम वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो उस वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। आगे नहीं बढ़ रहा, जस्ट वेट यार। चलिए, थोड़ा सा टैब था वो हैंग कर गया था, अब लेकिन हमारा सब चीजें प्रॉपर वे में चल रही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेटिंग 100 वॉट एज कंपेयर टू 50 वॉट विल बी, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखो ये पूछा है, इसमें ये जा रहा है कि जो रेटिंग है 1000 वॉट की और 75 वॉट की, तो 1000 वॉट है वो कंपेयर टू 750 वॉट के किस तरीके क्या है, मतलब तो ये ज्यादा होगा ये, है ना। यानी कि सिंपली ये पूछा गया है, जो 1000 वॉट है ये ग्रेटर देन है 750 वॉट के, बस सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि यदि 2 वोल्टेज सोर्स हैं 12-12 वोल्ट के और ईच ऑफ विच कैन बी लोडेड अप टू 10 एम्पियर, यानी कि इनमें से दोनों को हम क्या कर सकते हैं, 10 एम्पियर तक लोड कर सकते हैं, यानी कि इनमें से जो निकलने वाली करंट है वो 10 एम्पियर तक मैक्सिमम हो सकती है, 10 एम्पियर और 10 एम्पियर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो ये वोल्टेज सोर्स 12-12 वोल्ट के हैं, यानी कि ये 12 वोल्ट का है, ये भी 12 वोल्ट का है, और इसमें से निकलने वाला जो करंट है 10 एम्पियर इंडिविजुअली है, तो इसमें से जो ओवरऑल करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल है वो सेम ही रहेगा दोनों के केस में। तो इसमें पहला ऑप्शन है टोटल वोल्टेज 24, नहीं, टोटल वोल्टेज अगर इनका दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो 12 वोल्ट ही निकलेगा फाइनली, टोटल वोल्टेज जीरो नहीं, जीरो भी नहीं होगा। द अरेंजमेंट कैन बी अप टू 10 एम्पियर मैक्सिमम, बिल्कुल नहीं, 10 एम्पियर नहीं होगा, क्योंकि दोनों की करंट ऐड होगी, जब फाइनल करंट हम देखेंगे 20 एम्पियर हो जाएगा। तो द वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कैन सप्लाई ए मैक्सिमम करंट ऑफ 20 एम्पियर, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल V, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर ये भी नहीं है, परमिबिलिटी ये भी नहीं है, फ्लक्स डेंसिटी B, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसको हम H कहते हैं, H ये हमारी कैसी यूनिट है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। H बराबर में क्या होता है, NI/L हो जाता है, H का वैल्यू क्या होता है, NI/L, है ना, MMF अपॉन लेंथ, इस तरीके से।
और बी बराबर में क्या होता है म्यू एच। इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट इन ए क्लोज लूप ऑफ ए सर्किट, यानी किरचॉफ लूप क्या कहता है कि किसी भी सर्किट के क्लोज लूप में जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो, है ना। और बाकी द टोटल करंट एल्जेब्रिक सम इज जीरो, करंट की तो बात करते ही नहीं है, एल्जेब्रिक सम इज जीरो, है ना। यहाँ पे लूप, क्लोज लूप की बात कर रहे हैं ना हम, तो करंट से क्या मतलब है, क्लोज लूप में तुम केवल पोटेंशियल की बात करेंगे ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए कैपेसिटर इज इंक्रीजेज, है ना। तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट या वोल्टेज पे। तो देखो अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एक्स बराबर में क्या होता है 1/2 एफ सी। यदि हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो एक्स की वैल्यू घट जाएगी, और जब एक्स की वैल्यू घट जाएगी, एक्स की वैल्यू घटेगी, तो सिंपल सी बात है करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो करंट क्या करेगी, करंट इंक्रीज, है ना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। मान के चलो कोई भी एक वाटर का कंटेनर है, कोई भी वाटर का कंटेनर है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है 1000 वाट आवर की, किलोवाट आवर की, 1000 किलोवाट आवर की, है ना। इसमें हीट लॉस कितना है, 25% है जो हीट लॉस है। तो मान लिया एक्स बराबर में क्या है, एक्स बराबर टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी, टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी, टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी हमने कंसीडर कर लिया, और जो 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा क्या, लॉसेस, है ना। तो देखो टोटल रिक्वायर्ड माइनस लॉसेस निकलेगा, तो उसी के इक्वल में क्या आ जाएगा, 1000 किलोवाट आवर आ जाएगा भाई, क्योंकि टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी ये है भाई। जब इसमें से लॉसेस निकालेंगे तभी तो इसके बराबर आना चाहिए ना, है ना। तभी तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कुछ लॉसेस भी तो होंगे, हीट लॉस होगा, तब जाके हमें इसके बराबर मिलेगा। तो बराबर हमसे दे दिया गया, लेकिन टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड हमसे पूछी गई है, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x इंटू 1 - 1/4 बराबर में 1000 किलोवाट आवर, ये आ जाएगा। और इस केस में 3/4 x इंटू 3/4 बराबर में 1000 किलोवाट आवर, ये आ गया। और x की वैल्यू निकल आएगी 4/3 इंटू 1000 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू x बराबर में कितना आ जाएगा, 1333 किलोवाट आवर। ठीक है नहीं, क्योंकि हीट लॉस भी हम कंसीडर करेंगे इस केस में, तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, दैट इज ऑप्शन ई 1333। अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट बाय वेरी फास्ट ऑपरेशन ऑफ स्विच द स्विचिंग स्पार्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्विचिंग ऑफ एन इंडक्टेंस। यानी कि पूछा गया है फास्ट ऑपरेशन करें किसी भी स्विच के लिए स्विचिंग पर्पज में, तो जो स्विचिंग स्पार्क है जो कि प्रोड्यूस हो रही है इंडक्टेंस को सर्किट से अलग करने के केस में, ये कम हो सके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नो, द फास्टर द सर्किट इज ओपनड द हायर विल बी सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज। वीएल बराबर में एल इंटू डी आई अपॉन डी टी है, एल डी आई अपॉन डी टी है। इनका कहना ये है कि यदि हम स्विचिंग की स्पीड को फास्ट कर दें तो जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रही है इंडक्टेंस को अलग करने पर, क्या वो कम हो जाएगी या उसको हम रोक पाएंगे। तो देखो यदि तुम टाइम कम कर दोगे ना, यदि तुम टाइम कम कर दोगे स्विचिंग का, बहुत फास्ट स्विचिंग करोगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो टाइम कम होने से क्या है, जो इंडक्टेंस सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है नहीं, तो नो, द फास्टर द सर्किट इज ओपन द हायर इज द सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब मान के चलो जब VL की वैल्यू बढ़ेगी, जो तो कॉन्टेक्टर है इसके अक्रॉस जब वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है इनके मध्य में जो एयर है वो आयोनाइजेशन होगी कि नहीं होगी। जब एयर का आयोनाइजेशन होगा तो स्पार्किंग फिर से आएगी। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि तुम फास्ट ऑपरेशन करो, स्विचिंग करने के लिए तुम फास्ट ऑपरेशन करो, तो इसीलिए हमने नो आंसर लगाया है। अगला क्वेश्चन है, KCL इज वैलिड फॉर, तो ये दोनों के लिए वैलिड है, AC और DC दोनों के लिए वैलिड है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो वायर है उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। तो इसमें से एक एक वायर को हमें चेक करना पड़ेगा। तो RA निकाल रहे हैं हम सबसे पहले। तो कॉपर है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, R बराबर में क्या होता है, रो L इंटू एल अपॉन ए, इस तरीके से होता है, ठीक है ना।
तो आर ए हमारा ए के लिए निकालना है, कॉपर है तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी है 5 है, अपॉन यदि हम एरिया की बात करें तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, इसका मिलीमीटर का स्क्वायर है इसलिए माइनस का 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10⁻³ इंटू 10⁻³ हम करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये -8 है, यहाँ पे -6 है, तो ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 10⁻² ही अकेला बचा है ना। तो अब हम क्या करें 17×85 यानी कि 8.5 हमने ये कर दिया, और 10⁻² हमारा ऑलरेडी है ही, अपॉन में 2 हो गया यहाँ पे। अब एक चीज बताओ, यदि हम ऊपर 10⁻³ लेना चाहते हैं, इसको यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे एक पावर बढ़ा दें तो कोई दिक्कत है क्या? तो 85 और ये आ गया मिली ओम में, है ना, मिली ओम ये आ गया और अपॉन 2 हो गया ये। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 85 ये हो गया कंप्लीट और अपॉन 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 है ना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये कुछ इस तरीके से 42.5 हमारा ये आ गया, कुछ मिली ओम आ गया। ठीक है ना, तो आर ए का वैल्यू हमारा इतना आ गया। यदि हम वहीं आरबी की बात करें तो आरबी बराबर में 1.7 इंटू इसकी जो लेंथ है वो क्या है 1 है, यहाँ पे 10⁻8 भी तो लिखेंगे अपन, इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 10⁻6, ये ऊपर चला गया। सेम तरीके से 10⁻2 ऊपर बचेगा तो 1.7 इंटू 10⁻2 ये बचेगा ऊपर, अपॉन 6। अब हम यहाँ इसको 17 लिखें, 10 का मल्टीप्लाई करके ऊपर एक पावर को बढ़ा देते हैं, 10⁻3 हमने कर दिया अपॉन 6 कर दिया, तो ये कुछ आएगा अपना 17/6 जब हम करेंगे दैट इज इक्वल टू 2.83, 2.8 मान लो, ये कुछ इस तरीके से आ गया मिली ओम में हमारा आरबी का वैल्यू। अब यदि हम आरसी की बात करें, आरसी तो इसमें एल्यूमिनियम कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का वायर हम यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 2.65 इंटू 10⁻8, रेजिस्टिविटी की वैल्यू इसकी यही है, इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 10⁻6, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा 10⁻2 बचेगा, 2.65 इंटू 8 इंटू 10⁻2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यदि हम क्या करें 2.65 मल्टीप्लाई विथ 8 करेंगे तो 21.2 हमारा जो है 21.2 ये आ गया, इंटू 10⁻2 एजिटेज है। यदि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 10 ऊपर पावर बढ़ा दें तो क्या दिक्कत है कोई? तो 212 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 212, और इसके केस में जो है मिली ओम हमारा जो है आ जाएगा। तो जो ऑप्शन सी है यही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी का भी आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पे लेंथ 8 से मल्टीप्लाई हो रही थी ना, और 6 से डिवाइड हो रही थी, तो इस केस में ये वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा ही रहेगी सी, है ना, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक करंट है, जस्ट वेट यार, ये थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, एक सेकंड रुकना थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, एक करंट है 5 एम्पियर की जो फ्लो कर रही है किसी कंडक्टर के माध्यम से, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है दैट इज 200 वोल्ट। तो पावर डिसिपेशन कितना होगा? तो पावर बराबर में क्या होगी, ये करंट है ये वोल्टेज है तो V इंटू आई हम कर देंगे, दैट इज 200 इंटू 5 दैट इज 1000 वॉट। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर सॉल्विंग इलेक्ट्रिक सर्किट नोडल वोल्टेज मेथड, नोडल वोल्टेज एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पे, नोड वोल्टेज एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी कह सकते हैं इसको। तो किस पे प्राइमरीली बेस है? तो ये केसीएल और ओम्स लॉ पे डिपेंड है, क्योंकि नोडल वोल्टेज मेथड या नोडल जो एनालिसिस है इसमें बेसिकली होता क्या है कि कुछ इस तरीके से कुछ नोड मान लिया हमने, ये सोर्स लगा हुआ है इस साइड, कुछ इसी तरीके से मान लिया इस साइड भी कोई सोर्स लगा है, ये भी एक रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं केसीएल यूज करते हैं, इसको हायर पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं, फिर करंट हम मानते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरीके से हम करंट मानते हैं। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया केसीएल का यूज कर लिया इसमें, और पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का यूज करके हम करंट कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमने ओम्स लॉ का भी यूज कर लिया। तो इस तरीके से इसमें केसीएल और ओम्स लॉ दोनों का यूज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट शोन बिलो। तो ये पैरेलली कनेक्टेड सर्किट है, तो इसका इक्विवेलेंट फार्मूला क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/Rn। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वोल्टेज है 100 वोल्ट का, इसको अप्लाई किया गया है सर्किट में जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम है। तो पावर कितनी डिसिपेटेड होगी, तो पावर बराबर में क्या है, V²/R, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 100/10। तो फाइनली 1000 वॉट ही बचेगा, है ना, वॉट में कैलकुलेट करना था, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट बिलो। यानी कि नीचे जो सर्किट दी गई है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 Rn। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 2 ओम, है ना। इसकी जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है। ए मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी ट्वाइस ऑफ द कॉपर इज कोटेड ऑन इट्स। देखो जो आर का वैल्यू है वो 2 ओम है, लेकिन ये बोल क्या रहे हैं कि एक रेजिस्टिविटी है, एक अलग मेटल हम लेते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी इससे डबल है। तो सिंपल सी बात है, जब रेजिस्टिविटी डबल होगी तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगी, तो 4 ओम हो जाएगी। कोटेड किया गया है इसकी अपर सरफेस पे और थिकनेस इसकी सब इक्वल है कॉपर स्ट्रिप पे, तो इसीलिए जो इसकी जो आर डैश की वैल्यू मान लो तो ये 4 ओम हो गई। तो अब जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं तो पैरेलली कनेक्टेड कंसीडर किया जाएगा इनको। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, 2 इंटू 4 बटे 2 प्लस 4। तो 4 दूनी 8 बटे ये 4 रहेगा नीचे, है ना, 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 4 बटे 3 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट दैट इज 4/3 ओम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि नेटवर्क हमें शो किया गया है, इसमें वोल्टेज V है, किसी भी टाइम पर हम कंसीडर अगर 20 वोल्ट करें तो इसमें dB/dt कितना होगा एट दैट टाइम, उसी समय में। तो देखो सिंपली इनका कहना यह है कि यदि हम इसको यहां और यहां के बीच में यदि हम 20 वोल्ट अप्लाई कर दें तो dB/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कितना होगा जब हम कंसीडर करें 20 वोल्ट को। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो अगर हम यहाँ 20 वोल्ट को कनेक्ट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी 20 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पे भी 20 वोल्ट आ जाएगा, दोनों साइड ही 20 वोल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज बताओ, जब इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट कितनी है, 1 एम्पियर है, ठीक है। और यदि यहाँ पे 20 है तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, इसमें से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, दैट इज 40 माइनस 20/10 दैट इज इक्वल टू 20/10 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इसमें से जो मेन करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है, वो 2 एम्पियर है। 2 एम्पियर इसमें से फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर यहाँ गई, तो सिंपल सी बात है 1 एम्पियर का करंट यहाँ जाएगा, 1 एम्पियर का करंट सिंपल सी बात यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से 2 एम्पियर की करंट ये मेन करंट टोटल करंट हो गई है और 1 एम्पियर की 20 ओम में गई है, और हाफ जो फेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है इसमें भी हमारी 1 एम्पियर की जो करंट है वो गई है। तो अब हमें करना क्या है, dB/dt कैलकुलेट करना है। तो IC बराबर में क्या होता है, C dVC/dt, कुछ इस तरीके से होता है। तो IC के अपॉन में यदि हम C से डिवाइड कर दें तो dVC/dt के वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। तो IC की वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है, तो IC की वैल्यू 1 हो गई और टोटल C का वैल्यू कितना है, 1/2 है, दैट इज इक्वल टू dVC/dt। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इक्वल टू dVC/dt, कुछ इस तरीके से हो गया, और dVC/dt दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट पर सेकेंड। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन इन ओम्स लॉ इज दैट, ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है, द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, यस ये टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो जो कांस्टेंट टर्म रेजिस्टेंस है वो वेरी कर जाएगा, और जब कांस्टेंट टर्म वेरी कर गया तो फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा क्योंकि रिलेशनशिप लीनियरली होगा ही नहीं। तो उस केस में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्योर इंडक्टर है 25 मिली हेनरी का, इसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट के एसी सोर्स से, व्हाट वुड बी द आरएमएस करंट इन द सर्किट फ्रीक्वेंसी
ऑफ द सोर्स इज लाइक दिस। तो सिंपल सी बात है, हमें एक्स एल कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, यानी कि आरएमएस करंट हमें कैलकुलेट करनी है, तो रिएक्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। एसी का केस है टोटली, तो रिएक्टेंस के निकाले बिना काम नहीं चलेगा। तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा। 2 पाई फ्रिक्वेंसी 50 है, और यदि एल की बात करें, इंडक्टेंस की बात करें, दैट इज 25 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा, है ना। तो 2 पाई 50 और 25, 25 पंचे 125 यानी कि 1250। 1250 हमारा ये हो गया। पाई 1250 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻³ इस तरीके से हो गया। 1250 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 ये चला जाएगा, इंटू पाई इंटू 10⁻³ है ना। यहाँ पे 2.5 बचेगा, यदि हम 10⁻³ को हटाना चाहते हैं 2.5 इंटू पाई बचेगा यहाँ पे, तो 2.5 इंटू 3.14 है ना। नहीं तो इतना ही बना रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 पाई ही बना रहने देते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 पाई भी लिख सकते हैं, इसको हटा दो, है ना, क्योंकि अभी हमें करंट भी कैलकुलेट करनी है। तो 5/2 पाई आ गया एक्सएल का वैल्यू। तो करंट हम निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, अपॉन 5/2 है, 5/2 है इंटू 22/7 है, पाई का वैल्यू 22/7 है। तो 22 से ये 22 कट जाएगा तो ऊपर 10 बचेगा, 7 और 2 14 है, 14 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, अपॉन 5 बटेगा, है ना। तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो 28 पॉइंट समथिंग कुछ देखने को मिल जाएगा, है ना। 03 28.03 एम्पियर। वैसे 28 ही एक्चुअली हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम। तो 2 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो कितना वोल्टेज होगा, ठीक है, तो ये बताएंगे हम। तो नोडल एनालिसिस यूज करेंगे, तो ये नोड वी मान लिया यहाँ पे, तो एट नोड बी बाय नोडल एनालिसिस इसको हायर पोटेंशियल पे कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से हम देखें तो v-2/1 प्लस v/2 प्लस v-2/1 दैट इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2v-4 प्लस v प्लस 2v-4 इक्वल टू 0। तो 2v और v ये सब जोड़ के हम कितने हो जाएंगे, तो 5v दैट इज इक्वल टू 8। तो v बराबर में क्या हो गया, 8/5 दैट इज इक्वल टू 5 एकम 5, 3 बच रहा है तो 5 छक्का 30। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 1.6 वोल्ट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 35 वोल्ट का सोर्स है, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है कुछ इस तरीके से, एट 600 ओम एंड आर एज शोन, यानी कि 600 ओम और आर ओम के साथ 35 वोल्ट का जो सोर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है। यदि एक वोल्ट मीटर हम, जस्ट वेट, ठीक है ना, तो 35 वोल्ट के साथ हमने सीरीज में 600 ओम और आर को हमने कनेक्ट कर रखा है। यदि एक वोल्ट मीटर है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 किलो ओम है, इसको कनेक्ट कर दें हम 600 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, यानी कि हमसे ये बोला गया है कि 600 ओम है, इसके अक्रॉस एक रजिस्टर हमने कनेक्ट कर रखी है, कितने की, 1200 ओम की। ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1200 ओम है, ठीक है। ये पैरेलली कनेक्टेड रहेगा क्योंकि वोल्ट हम मेजर कर रहे हैं, और इसका जो मीटर है वो रीड कितना कर रहा है, वो 5 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि इसके अक्रॉस 5 वोल्ट ओवरऑल है, ठीक है ना। तो यदि हम इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, है ना, इक्विवेलेंट हम केवल इसी का कैलकुलेट कर रहे हैं जो इंटरनली है, तो 1200 इंटू 600 अपॉन 1800, दोनों को ऐड कर दिया नीचे, ठीक है ना। तो 6 18 और 3 चौको 12, यानी कि 400 ओम आ गया, यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम 400 ओम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इस 400 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वो 5 वोल्ट का वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है इसके अक्रॉस, ठीक है ना। 5 वोल्टेज का वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है इसके अक्रॉस। तो देखो जब 5 वोल्टेज हमारे यहाँ कंज्यूम हो गया तो इसके अक्रॉस कितना मिलेगा, सिंपल सी बात है, 35 माइनस 5 वोल्ट, यानी कि 30 वोल्ट मिला हमें यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 30 वोल्ट मिला। अब एक चीज बताओ, हमें यहाँ का रेजिस्टेंस पता है और वोल्टेज पता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट कर लेंगे सर्किट का। तो 5/400 इससे करंट आ गया, दैट इज 1/5 अट्ठे 40, यानी कि 80, 1/80 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 1/80 जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5 मिली एम्पियर, है ना।
यानी कि ऊपर 1000 ले लिया, 1000 को 80 से डिवाइड करेंगे हम तो हमें 12.5 मिली एम्पियर मिल जाएगा। इसमें से जो फ्लो होने वाली करंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 12.5 मिली एम्पियर। अब एक चीज बताओ, इसके अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज पता है, इसमें से फ्लो होने वाली करंट तुम्हें पता है 12.5 मिली एम्पियर, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे इजीली आर की वैल्यू। तो आर बराबर में क्या होगा, वी अपॉन आई हो जाएगा। वी का वैल्यू 30 है, आई का वैल्यू कितना है 12.5 है, यानी कि सिंपली 25/2 हम इसको लिख सकते हैं। मिली एम्पियर में है तो रेजिस्टेंस किलो में चला जाएगा, तो आर बराबर में 30 दूनी 60/25 और किलो ओम में ये चला जाना है। तो 60/25 जब हम करेंगे 60/25 दैट इज इक्वल टू 2.4 किलो ओम, 2.4 किलो ओम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 ओम आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। कैसे, तो 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 24/10 दैट इज इक्वल टू 2.4। तो 2.4 हमारा ये आ गया और 10 ओम हमारा ये है, तो 12.4 ओम हमारा सही आंसर हो जाएगा जो इक्विवेलेंट है। इसी को हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे ऑप्शन में जहां कहीं भी 12.4 होगा। अगला क्वेश्चन है, द शॉर्ट सर्किट इज आइडेंटिफाइड बाई। तो शॉर्ट सर्किट को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में वोल्टेज हमेशा 0 होता है और करंट हमेशा मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हैवी करंट राइजेज, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वोल्टेज तो 0 हो जाएगा। तो वोल्टेज ना तो ड्रॉप होगा और ना ही वोल्टेज का राइज होगा, है ना। नो करंट फ्लो करे, ये कब होता है, ओपन सर्किट के केस में। तो समझो ओपन सर्किट के केस में क्या होता है, करंट की वैल्यू 0 होता है, वोल्टेज कभी भी 0 नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट के केस की अगर हम बात करें तो करंट हमेशा मैक्सिमम होता है, लेकिन जो वोल्टेज है वो हमेशा 0 होगा शॉर्ट सर्किट के केस में। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हैवी करंट राइजेज, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, यानी कि ये बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, यानी कि इस आर में से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी। चूंकि इसकी रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, उसका कारण एक चीज है, क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज है। इन दोनों आमने सामने वाली भुजाओं का हम प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल होगा आपस में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 बराबर में 4, यानी कि बैलेंस ब्रिज। बैलेंस ब्रिज कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। जब बैलेंस ब्रिज हो गई तो इसमें इसको रिमूव कर देंगे हम, या इसमें से करंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, है ना। करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द पैरेलल रेजिस्टर in any parallel circuit is removed from the circuit then the total resistance is the हो। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन बने तो आर इक्विवेलेंट आर अपॉन एन होता है। मान लिया हमने कि सभी रेजिस्टेंस बराबर हैं, उनको पैरेलली हमने कनेक्ट करा है, और जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है उनकी जो संख्या है वो एन है, उनकी संख्या है वो एन है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में यदि हम एन की वैल्यू घटा दें, यदि हम एन की वैल्यू कम कर दें, एन की वैल्यू को हम कम कर दें, नीचे ले जाएं, तो उस केस में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट हमेशा बढ़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा यदि हम रेजिस्टेंस की संख्या को कम करते हैं। यदि हम सीरीज का केस देखें, ये तो पैरेलल का था, ये पैरेलल का था, यदि हम सीरीज का केस देखें तो सीरीज केस में आर इक्विवेलेंट बराबर में एन इंटू आर होगा। यदि हम यहां पर रेजिस्टेंस को हटा देते हैं तो आर इक्विवेलेंट यहां कम हो जाता है और पैरेलल में जस्ट रिवर्स हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कंपोनेंट इज इक्वल टू, किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप का सम होता है अक्रॉस एनी कंपोनेंट वो इक्वल टू कितना होता है। तो किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकना, ये वो चीज नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप अकेला पूछा है तो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। देखो या तो वोल्टेज ड्रॉप दैट इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है ना, ये होगा, या फिर समीशन ऑफ
या फिर समीशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स, है ना, या ऑल वोल्टेज लिख सकते हैं, सोर्स नहीं बोलेंगे हम इसको, समीशन ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी आ जाएगा और जो अप्लाई वोल्टेज है दोनों आ जाएंगे। ऑल वोल्टेज में क्या आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप भी आ जाएगा और प्लस अप्लाइड वोल्टेज भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनका एल्जेब्रिक सम है तो प्लस माइनस हम मतलब निर्धारित नहीं कर सकते, अपने हिसाब से प्लस माइनस होते रहते हैं। एल्जेब्रिक सम का यही मतलब है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ए गिवन कंडक्टर ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के लिए हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज कर जाएगा। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर, है ना, तो इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। कंडक्टर की बात है यहाँ पे। तो जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस केस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे यार, इसमें थोड़ी सी बात, पता नहीं आज कॉल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि मैं भी डिस्टर्ब हो चुका हूँ, ठीक है। इसमें द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट गिवन टेम्परेचर। भाई जब हम अलग अलग टेम्परेचर के लिए हम अलग अलग चीजें कैलकुलेट करते हैं, आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट चेंज इन टेम्परेचर, इस तरीके से। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है, जो अल्फा नॉट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, वो किसी भी रेजिस्टेंस के लिए गिवन टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट होगी। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी। और जब डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली इक्वेशन से समझेंगे हम, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जो हमने समझ ली है। अगला क्वेश्चन है कि एक 490 ओम का जो आरएल है, लोड है, वो कनेक्टेड है अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स 150 वोल्ट के अक्रॉस, और इसका सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर एस बराबर में 10 ओम है। तो वी एस की बात करें तो 150 वोल्ट ये है, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, और इसके अक्रॉस हमने लोड कनेक्ट कर रखा है, इस सर्किट के अक्रॉस हमने लोड कनेक्ट कर रखा है, कितने का है, दैट इज आर एल कितना है, 490 ओम है। इस तरीके से आर एल है। तो इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज बताना, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना, वोल्टेज डिवीजन का हम यूज करेंगे। 150 इंटू 490 अपॉन, दोनों को ऐड कर देंगे, 490 प्लस 10 दैट इज 500। दो जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए, 5 तिया 15, तो 49 तिया 147 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। वी दैट इज इक्वल टू 147 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, Q बराबर में होता है C इंटू वी, दैट इज C बराबर में Q अपॉन वी, दैट इज इक्वल टू कूलॉम पर वोल्ट। कूलॉम पर वोल्ट इट इज ऑल्सो नोन एज फेरेड, है ना। तो कूलॉम पर वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी, कूलॉम पर वोल्ट, और फेरेड भी इसके सही आंसर है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो फ्रिक्वेंसी है उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल को कंप्लीट किया जा रहा है, उन्हीं कंप्लीटेड साइकिल को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के लिए। अगला क्वेश्चन है, जस्ट वेट, which electrical device is used to reduce the arc produced between the conductor। किन्हीं भी दो कंडक्टर के बीच में जो आर्क प्रोड्यूस हुई है उसको रिड्यूस करने के लिए किस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज किया जाता है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कैपेसिटेंस, दैट इज कैपेसिटेंस। इफ 3 10 microfarad capacitors are connected in series then the value of the equivalent capacitance is, इनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा, तो 10/3 हो जाएगा, दैट इज 3.33। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 3.33। द वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट एसी रिप्रेजेंट, तो हमेशा ये रिप्रेजेंट करते हैं आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज 50 क्वेश्चन मैंने फिर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।